ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, अभी हम रिव्यू करने वाले हैं माइक फ्लेनेगन और नेटफ्लिक्स की नई सुपरनैचुरल हॉरर टेलीविजन सीरीज द मिडनाइट क्लब का। 7 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर ये सीरीज रिलीज हुई, हिंदी में भी अवेलेबल है। नेटफ्लिक्स और माइक फ्लेनेगन का ये साथ में चौथा नहीं, 5वां कोलेब्रेशन है। 2017 में नेटफ्लिक्स और माइक फ्लेनेगन की जेरल्ड्स गेम फिल्म आई थी। उसके बाद 3 वेब सीरीज हॉरर सीरीज आ चुकी है नेटफ्लिक्स पर माइक फ्लेनेगन की। सबसे पहले 2018 अक्टूबर में द हंटिंग ऑफ हिल हाउस आई थी। उसके 2 वर्षों के बाद में अक्टूबर 2020 में द हंटिंग ऑफ ब्लाई मैनर आई। फिर उसके अगले वर्ष 2021 सितंबर में मिडनाइट मास रिलीज हुई थी। इन तीनों का ही हमने रिव्यू किया हुआ है। जेरल्ड्स गेम का भी हमने रिव्यू किया हुआ है। और अभी मिडनाइट मास के ठीक 1 वर्ष के बाद में 7 अक्टूबर 2022 को नेटफ्लिक्स पर द मिडनाइट क्लब रिलीज हुई है। तो एक द हंटिंग नाम से अलग से सीरीज तो नेटफ्लिक्स पर चली रही है माइक फ्लेनेगन की। उसके साथ ही ये एक मिडनाइट करके भी एक सीरीज हम इसको कह सकते हैं, जो एक अलग से अभी शुरू हुई है। और कुछ ही समय के बाद में, कुछ ही महीनों के बाद में एक और सीरीज, हॉरर सीरीज ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है माइक फ्लेनेगन की, जिसका नाम है द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर। हालांकि रिलीज डेट अभी तक उन्होंने रिवील नहीं की है, अगले वर्ष अक्टूबर में रिलीज होगी या क्या, क्योंकि ऑलरेडी इसकी जो शूटिंग वगैरह है वो पूरी हो चुकी है। तो हो सकता है कि उसके पहले भी शायद ये रिलीज हो जाए। माइक फ्लेनेगन, मैंने पिछले कुछ समय में जितनी भी फिल्म मेकर्स को देखा है उन सब में सबसे ज़्यादा मैं मेहनती फिल्म मेकर कहूँगा। और एक जो कंसिस्टेंसी उन्होंने बना कर रखी, वो आप देखिए कितना लगातार वो कंटेंट बनाते जा रहे हैं, जिसके वे खुद डायरेक्टर भी होते हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी होते हैं, राइटर भी होते हैं, एडिटिंग भी वे खुद ही करते हैं। तो इतनी मेहनत और लगातार इस प्रकार का कंटेंट लाते जाना, ये कोई आसान बात नहीं होती। आप बड़े से बड़े डायरेक्टर्स को देखिए, 1-2 अच्छी फिल्में देने के बाद भी वो बाद में उनका कंटेंट उतना बढ़िया नहीं रहता, या फिर जो बड़े बड़े फिल्म मेकर्स है वो एक समय लेते हैं, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष का गैप कम से कम लेते हैं। पर माइक फ्लेनेगन आप देखिए लगातार कंटेंट बनाते जा रहे हैं। नेटफ्लिक्स पर ही उनका ये पिछले 5 वर्षों में 5वां कोलेब्रेशन है, जेरल्ड्स गेम से लेकर के अभी द मिडनाइट क्लब तक। उसके पहले भी ऑक्यूलस, ओइजा, डॉक्टर स्लीप जो 2019 में रिलीज हुई थी, उसका भी हमने रिव्यू किया हुआ है। कितना सारा कंटेंट उन्होंने बनाया हुआ है और एक सीरीज ऑलरेडी बनकर तैयार है उनकी। अब ये जो कंसेप्ट है कि कुछ बच्चे कहीं पर जमा हुए हैं और वे एक दूसरे को डरावनी कहानियां सुना रहे हैं, ये सुनने के बाद आपको डरना मना है या डरना जरूरी है, इन 2 फिल्मों की याद अवश्य आई होगी। पर ये जो सीरीज है द मिडनाइट क्लब, वो 1994 की सेम नाम की नॉवेल पर आधारित है, जिसके राइटर क्रिस्टोफर पाइक है। पाइक या पिक, उच्चार क्या है मैं नहीं जानता, माफी चाहता हूँ। तो 1994 की नॉवेल पर, सेम नाम की नॉवेल पर ये सीरीज आधारित है। तो कंसेप्ट काफ़ी पुराना है। अब देखिए, ये बच्चे रात को जमा होने के बाद में जो कहानियाँ एक दूसरे को सुनाते हैं, वो कहानियाँ मुझे इंटरेस्टिंग लगी। और वो कहानियाँ ही हमें शुरुआत से अंत तक बांध कर रखती है, क्योंकि एक कहानी जब एक बच्चा शुरू करता है तो उसे तुरंत वो कंप्लीट नहीं करता है। शुरू करता है, फिर थोड़ी देर वो बैठते हैं, ड्रिंक करते हैं, थोड़ी सी कहानी सुनाते हैं और आधे में ही छोड़ देते हैं। और फिर अगले दिन दूसरा बच्चा अपनी नई कहानी शुरू करता है, फिर वो भी आधे में ही छोड़ देता है। फिर तीसरा बच्चा अपनी कहानी शुरू करता है, वो भी कंप्लीट नहीं करता। और फिर आगे किसी दिन जाकर फिर वो पहला वाला बच्चा अपनी कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता है। तो इस प्रकार से कोई भी कहानी कंप्लीट नहीं होती है सीरीज के अंत तक भी। और इस सीरीज में कुल मिलाकर 10 एपिसोड्स हैं, बिल्कुल पिछले बाकी हॉरर सीरीज की तरह माइक फ्लेनेगन की। और सारे एपिसोड्स लगभग 50 से 60 मिनट के हैं। और ये जो कहानियाँ बच्चे सुना रहे हैं वो हमें इंटरेस्टिंग लगती है, पर वो कंप्लीट नहीं हो पाती। इस कारण से ही हम ये सीरीज शुरुआत से अंत तक पूरी देख पाते हैं। पर जो मेन प्लॉट है, जो मुख्य कहानी है इस सीरीज की, उसमें हमारा कुछ इंटरेस्ट उतना नहीं बन पाता। अब जो बच्चे कहानियां सुना रहे हैं वो कहानियां फिक्शनल होती है, इसलिए हमें पता होता है कि भाई ये कहानियां फिक्शनल है, तो इन बच्चों के रियल लाइफ पर उसका कुछ असर नहीं होने वाला। तो भले ही वो फिक्शनल कहानियां इंटरेस्टिंग होती है, पर वो उतना हमें डरा नहीं पाती, क्योंकि भाई उन काल्पनिक कहानियों का रियल लाइफ पर इन बच्चों पर कुछ असर नहीं होने वाला, ये हमें एक बार पता चल जाता है। तो उसके बाद फिर वो डराना बंद कर देती है वो कहानियाँ। पर हाँ, उनको सुनने में इंटरेस्टिंग थी काफ़ी कहानियाँ। और माइक फ्लेनेगन की बाकी कंटेंट की तरह यहाँ पर भी तांत्रिक दृष्टि से, टेक्निकली अगर हम देखें तो बहुत बहुत सुंदर दिखने में सीरीज बहुत सुंदर लगती है। कलर्स का यूज़ वो जिस प्रकार से करते हैं माइक फ्लेनेगन, आप द हंटिंग ऑफ हिल हाउस में भी देख लीजिए, तो वहाँ पर तो भाई सीरीज को फुल मार्क्स मिलेंगे जब बात आती है टेक्निकल एस्पेक्ट्स की, तांत्रिक दृष्टि से जब हम फिल्म सीरीज की तरफ देखते हैं।
पर जो मेन प्लॉट है, जो ये कैरेक्टर्स है, जो बच्चे हैं, उनकी रियल लाइफ को जिस प्रकार से दिखाया है, उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड, उनके प्रॉब्लम्स, उसके साथ हम उतना कनेक्ट नहीं हो पाते। और जो जो सबसे मुख्य पात्र है जो बच्ची का, जो सबसे बाद में इस केयर सेंटर में जाती है, वो कैरेक्टर भी मुझे उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा। कई जगहों पर वो हमें इरिटेट भी करता है, तो उसके बारे में भी हम कुछ खास ऐसा केयर नहीं कर पाते। दूसरे भी जो बच्चे हैं उसमें से जो एक सबसे चिड़चिड़ा स्वभाव जिस बच्ची का दिखाया, जो व्हील चेयर पर होती है, वो एक कैरेक्टर मुझे इंटरेस्टिंग लगा। बाकी जितनी भी कैरेक्टर्स है वो पता नहीं उतने इंटरेस्टिंग भी नहीं लगे, और उनके बारे में कुछ हम खास ऐसा केयर भी नहीं कर पाते हैं। तो कंसेप्ट बहुत अच्छा था। अगर जो रियल लाइफ है, जो मेन प्लॉट है, उसको अगर और अच्छे से लिखा जाता और अच्छे से डेवलप किया जाता, थोड़ा लाइकेबल उन कैरेक्टर्स को बनाया जाता, तो ये सीरीज़ और बहुत ज़्यादा बढ़िया हो सकती थी। पर एक बात मैं कहूँगा, जो वो फिक्शनल कहानियों वाला जो पार्ट है, जो बच्चे ये सुनाते हैं हर रात को, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उनमें आगे क्या होगा ये जानने की आपकी उत्सुकता शुरुआत से अंत तक बनी रहेगी। तो ओवरऑल सीरीज़ हमें डिसअपॉइंट तो नहीं करती है, पर बहुत कुछ ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशंस सीरीज से मत रखना। और साथ में ही LGBTQ एजेंडा भी उन्होंने डाला हुआ है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। द हंटिंग ऑफ ब्लाई मैनर में भी था, ये थी ये बात। और यहाँ पर फिर से एक बार वो उन्होंने डाला है एक कैरेक्टर, फिर वो अपने पेरेंट्स को इमोशनल ब्लैकमेल करता है कि आप मुझे एक्सेप्ट करो, और पेरेंट्स पहले उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते और बाद में फिर वो एक्सेप्ट करते हैं वगैरह। ये सब बातें भी उन्होंने इसमें डाली है। तो वो पार्ट बिल्कुल भी एंगेजिंग भी नहीं था, इंटरेस्टिंग भी नहीं था, और इन सब बातों के कारण पता नहीं, मुझे पर्सनली ओवरऑल कहानी कई जगहों पर उसने मुझे निराश किया। माइक फ्लेनेगन ने अपनी पिछली तीनों सीरीज की अपेक्षा यहाँ पर द मिडनाइट क्लब में जंप स्केयर्स का यूज थोड़ा ज़्यादा किया है। बाकी पिछली जो तीनों सीरीज थी, विशेषतः द हंटिंग ऑफ हिल हाउस में, जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर डेवलपमेंट, उनकी अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम, जो भी अलग अलग इमोशंस होते हैं, उन पर ज़्यादा फोकस था जंप स्केयर्स की अपेक्षा। पर द मिडनाइट क्लब में थोड़ा जंप स्केयर्स का यूज हमें ज़्यादा लगता है। एक और बात जिसने मुझे द मिडनाइट क्लब में सबसे ज़्यादा निराश किया, डिसअपॉइंट किया, वो है इसका एंडिंग में वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। कई सारे प्रश्नों के उत्तर भी उन्होंने नहीं दिए हैं। एक अधूरापन एंडिंग में लगता है। और जो कहानियाँ बच्चे बता रहे थे, उनको आखिरी एपिसोड में फिर जल्दी जल्दी कंप्लीट करने का प्रयास किया है, ऐसा लगता है। बाकी पूरी सीरीज में जो ज़बरदस्ती की कुछ जंप स्केयर्स थे, बार बार उनका जो यूज़ किया गया है, उस पर समय देने की अपेक्षा ये जो इंटरेस्टिंग कहानियाँ बच्चे बता रहे थे, उनको डेवलप करने पर थोड़ा पहले ही समय ज़्यादा दिया जाना चाहिए था। फिर आखिरी एपिसोड में जल्दी जल्दी जैसे वो कंप्लीट कर रहे हो, ऐसा लगता है। और एंडिंग में भी कुछ प्रॉपर सारे कैरेक्टर्स को सही जगह पर, उनकी जो भी अलग अलग सब प्लॉट्स हैं, उनको वो प्रॉपर एंडिंग नहीं दी गई अंत में। तो ये भी एक कमी मैं इस सीरीज़ की कहूँगा। ओवरऑल द मिडनाइट क्लब को मैं माइक फ्लेनेगन की बाकी तीनों सीरीज़ की अपेक्षा सबसे नीचे रखूँगा। मैं द मिडनाइट क्लब को दूंगा 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो सीरीज़ में कोई न्यूडिटी वगैरह नहीं है, किसिंग सीन है और कुछ खास ऐसा वायलेंस नहीं है, पर मैं तो इसे परिवार के साथ देखने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। बाकी दोस्तों, आपने अगर इस सीरीज़ को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।